हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, ईश्वर करे आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, आपका दिन शुभ हो। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के प्रकरण है शब्द निर्माण समास का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आप सबने शब्द निर्माण कैसे किया जाता है उसके नए नए तरीकों को पढ़ा। उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा भी हम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो वैसे ही आज हम लोग समास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे शब्द निर्माण क्या है, हमारे पास बहुत ढेर सारे शब्द होते हैं, शब्दों का भंडार होता है, और जब उन्हीं शब्दों को हम कुछ और शब्द जोड़कर बनाते हैं, हमारे पास जितने भी शब्द होते हैं उनको और नए तरह से बनाने के लिए बहुत नए नए तरीके होते हैं। उसको जोड़कर भी हम शब्द बना सकते हैं। जैसे उपसर्ग जोड़कर भी हम शब्द बना सकते हैं, प्रत्यय से भी शब्द बना सकते हैं, समास से भी शब्द बना सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इसी समास को पढ़ेंगे कि समास होता क्या है। देखिए बच्चों, समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त रूप। जिस प्रकार से किसी रूल्स, टेबल या फार्मूले को याद किया जाता है, जब वह याद हो जाता है तो हमें जब लिखना होता है तो बहुत ही जल्दी हम उस चीज़ को लिख लेते हैं। उसी प्रकार यह समास भी है। तो आज हम लोग समझेंगे कि ये समास कहते किसको हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, किसी बड़ी बात को बहुत ही छोटे से में कह देना, ठीक है। जैसे देखिए इसमें परिभाषा दिया है, दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यांशों को संक्षिप्त करके उनसे एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। मतलब किसी बड़ी चीज को छोटा करना, छोटा करके बताना, किसी बड़ी बात को बहुत ही संक्षिप्त रूप में छोटे में बताना। जैसे एक उदाहरण देखिए, गागर में सागर भरना। तो गागर तो छोटी होती है, लेकिन सागर इतना बड़ा होता है, तो हम सागर को गागर में कैसे भर सकते हैं? नहीं भर सकते, नहीं भर सकते ना। तो इसी उदाहरण की तरह से है कि कोई बहुत बड़ा वाक्य है, बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ी बात है, उसको हम बहुत ही छोटे शब्दों में बताएंगे, छोटे वाक्यों में, ठीक है, छोटा करके बताएंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया। और समास के दो पद होते हैं, समास के दो पद होते हैं। अब आपको बताना है कि पद किसे कहते हैं। आपको पता है पद किसे कहते हैं? देखिए, जैसे हमारे पास बहुत ढेर सारे शब्द हैं, राजा है, पुत्र है, रथ है, महल है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग शब्द हैं, लेकिन अगर हम इन्हीं शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बना दें, जैसे राजा अपने पुत्र को लेकर रथ पर बैठकर महल गए, अगर हम शब्दों को जोड़कर वाक्य बना दें तो उसी वाक्य को हम पद कहते हैं। समझ में आया? शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाने की प्रक्रिया को हम पद कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, वो स्वतंत्र रूप से घूम रहा है और उसे जेल में बंद कर दिया जाए तो वह कैदी कहलाएगा। उसी प्रकार जब तक हमारे पास शब्द थे वो स्वतंत्र थे, और जब उनको हमने एक वाक्य में जोड़कर बना दिया तो वह पद बन गए। तो आपको समझ में आ गया कि पद किसे कहते हैं। और पद कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो चलिए उदाहरण देखिए, जैसे रसोई के लिए भर, रसोई के लिए भर।
हम क्या लिखें? रसोई के लिए घर। तो इसको हम बड़े वाक्य में बता रहे हैं, रसोई के लिए घर। इसको हम एक छोटे वाक्य में भी बता सकते हैं, छोटे शब्द में भी बता सकते हैं। ये तो वाक्य होगा रसोई के लिए घर, बहुत बड़ा हो गया, लेकिन इसको हम छोटे में बता सकते हैं। तो देखिए कैसे बताएंगे, और इसमें पूर्व पद और उत्तर पद क्या है। ये रसोई जो है ये आपका पूर्व पद है। पूर्व पद को बोलते हैं पहला पद, और ये जो घर है ये उत्तर पद है। उत्तर पद को बोलते हैं बाद वाला शब्द, और ये जो के लिए है इसका हो जाता है लोप, मतलब इसको हटा देते हैं। फिर यहाँ पर क्या बन जाता है? रसोई घर, और इसको बोलते हैं समस्त पद। इसको क्या बोलते हैं? समस्त पद। तो इतना समझ में आ गया आप सभी को? रसोई के लिए घर बड़ा है, इसमें दो पद हैं, पूर्व पद रसोई है पहला, और उत्तर पद बाद है, घर है बाद का उत्तर पद, और बीच में जो के लिए है इसका लोप हो जाता है। इसको जब हम हटा देते हैं तो संक्षिप्त में बन जाता है रसोई घर, और इस रसोई घर को समस्त पद बोलते हैं। तो समास पढ़ने के लिए आपको कारक चिन्ह याद होने चाहिए। उम्मीद करती हूँ कारक चिन्ह आप सभी को याद होंगे, पिछले क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, याद होगा ना? तो इसके लिए आप लोग को कारक चिन्ह याद करने पड़ेंगे, तभी आप समास का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह और भी देखिए, हाथ के लिए कड़ी, क्या बोलेंगे? इसका समस्त पद क्या होगा? हथकड़ी। नील और कमल, देखिए यहाँ पर नील और कमल, नील और कमल। तो इसमें से क्या है? ये पहला पद पूर्व पद है और बाद का पद क्या है? उत्तर पद है, और इस और का हम लोप कर देते हैं तो मिलकर यहाँ बन जाएगा नील कमल। नील कमल, ये हमारा क्या बना? समस्त पद बना। नील कमल का क्या अर्थ हुआ? बताइए इसमें कौन सा समास है? आगे हम लोग पढ़ेंगे समास कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है? तब आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सा समास है। नील कमल मतलब कमल की विशेषता बताई जा रही है कि कमल नीला है, नील कमल, ठीक है? इसी प्रकार देखिए, राजा का पुत्र, इसको भी देख लीजिए। राजा का पुत्र, इसमें पहला पद राजा है पूर्व पद, और पुत्र उत्तर पद, और का को हम हटा देंगे, लोप कर देंगे तो बन जाएगा राजपुत्र। तो जब आप लोग तत्पुरुष समास पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये कारक चिन्ह याद होने चाहिए, तभी आप समास बना सकते हैं, ठीक है? कुछ और देखिए उदाहरण इसके। देशवासी, देश पूर्व पद और वासी उत्तर पद। आप भीति, आप क्या है? पूर्व पद और भीति उत्तर पद। गंगा यमुना, गंगा पूर्व पद, यमुना उत्तर पद, और मिलाकर बना गंगा यमुना। विद्याधन, गजानन, आजन, ठीक है? इस तरह से आप लोग इसको करेंगे। और अब देखिए समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है? परस्पर मिली किन्हीं दो वस्तुओं को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है, ठीक है? समास का मतलब संक्षिप्त रूप, कई शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाना समास कहलाता है, और उसी वाक्य को पद भी कहते हैं। और समास विग्रह का मतलब जो
जुड़े हुए शब्द हैं उनको अलग अलग करना, परस्पर दो वस्तुओं को अलग करना विग्रह कहलाता है। जैसे देशवासी, अब मान लीजिए लिखा है रसोई घर, रसोई घर है तो इसको हम अलग अलग कर देंगे, रसोई के लिए घर, तो ये विग्रह हो जाएगा। और अगर रसोई घर कर देंगे तो ये समास हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। समास देखिए, समास का अर्थ होता है जोड़ना और विग्रह का अर्थ होता है अलग करना। इसको नोट कर लीजिए, अलग। समास का जोड़ना, विग्रह का अलग। ठीक है, तो आप सभी कारक चिन्ह अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे समस्त पद में दिया है देशवासी, तो जब इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा देश का वासी। और ये का वासी, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, कारक चिन्ह याद होने चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से, का क्या है, मतलब देश से संबंध बताया जा रहा है, देश के वासी, देश का वासी। ठीक है, आप बीती, अपने आप पर बीती, मतलब स्वयं पर बीती, इसको अलग किया जा रहा है, समास विग्रह किया जा रहा है। गंगा, यमुना, इसमें हम क्या लगाएंगे, समास विग्रह करेंगे तो अलग अलग करेंगे, गंगा और यमुना, और का प्रयोग होगा। विद्याधन, विद्या रूपी धन, गजानन, गज के समान आनंद है जिनका, अर्थात गणेश जी को कहा गया है। आजन्म मतलब जन्म से लेकर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। कुछ समश्रोतीय समास हैं, जैसे क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। कैसे इसको समास में हम बदलेंगे, संक्षिप्त रूप में क्रीड़ा क्षेत्र। क्रीड़ा मतलब खेल का मैदान, क्षेत्र मैदान, खेल का मैदान। क्री का स्वामी, का हटा देंगे, गृह स्वामी हो जाएगा। पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, तो इसमें क्या है, क्रीड़ा और क्षेत्र ये दोनों तत्सम हैं। ठीक है, तत्सम, तद्भव और विदेशी का भी इसमें ध्यान देना है। क्रीड़ा क्षेत्र लिखा है और पूछा जाए इसका विग्रह कीजिए तो आप करेंगे क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, और इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों तत्सम ही हैं। और घोड़े पर सवार मतलब घुड़सवार, चार पाइयों वाली, चार पाई। अपने आप पर बीती, आप बीती, इसमें दोनों पद तद्भव हैं। क्या है, तद्भव। कैसे, घुड़ और सवार, चार पाई, आप बीती, ये सब तद्भव हैं। और विदेशी में क्या है, दोनों पद विदेशी। जैसे जेब के लिए खर्च, जेब खर्च, ज के नीचे नुक्ता लगा हुआ है और ख के नीचे भी। ये अरबी फारसी के शब्द हो गए, जेब खर्च। इसको जब बोलेंगे इसका उच्चारण भी हम कठिनाई से करेंगे। हिंदी में आराम से बोल देंगे जेब खर्च, और जब अरबी फारसी के उच्चारण में बोलेंगे जहाँ पर बिंदी नुक्ता लगा हुआ है तो ऐसे पढ़ेंगे जेब खर्च। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिए बोलने का। राह के लिए खर्च, राह खर्च, एकदम हलक से आवाज आएगी, ख खर्च। और आराम के लिए गा, आराम गा। ये सभी क्या है, विदेशी प्लस विदेशी, पूर्व पद भी विदेशी और उत्तर पद भी विदेशी शब्द हैं। और आता है एक संकर समास, जैसे योजना, धन, कमीशन मिलकर बना योजना कमीशन, दोनों अलग अलग भाषाओं के हैं। तो पहला पद इसमें तत्सम है, दूसरा विदेशी है।
योजना तत्सम है, ठीक है। और विदेशी क्या है? कमीशन, अंग्रेजी के शब्द हैं। पॉकेट मार विदेशी और तद्भव। हाथी खाना विदेशी और तद्भव। रेलगाड़ी विदेशी और तद्भव, ठीक है। तो इतना आज आप लोग पढ़ लीजिए और कल के वीडियो में हम लोग समास के भेद को पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो जितना भी आज बताया गया इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। जहाँ न समझ में आए वहाँ कमेंट कीजिए, कमेंट के माध्यम से भी आपको समस्या का हल निकाला जाएगा और लाइव क्लास में भी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की कक्षा समाप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।